हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग का स्वागत है। ये सेशन नंबर 24 है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे 23 सेशन को नहीं देखा है तो उसको जा कर के देखिए। और अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक आप लोग अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिसे इसमें आप लोग के लिए दोस्तों हम बहुत ही मेहनत करके एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाते हैं, लुसेंट से लाते हैं, और इसके साथ साथ पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी हम लाते हैं आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ हम आप लोगों के लिए प्रत्येक क्वेश्चन को जो डिस्कशन के लायक होता है उसको हम डिस्कशन करके समझाते हैं, ठीक है। आप कंपटीशन का किसी भी एग्ज़ाम, जैसे बिहार पुलिस खास तौर पर हो गया, एनटीपीसी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसी कोई भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये रामबाण क्लास होने वाला है। और अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं टॉप क्लास ट्यूशन हमारे साथ, ठीक है, प्रदीप सर के साथ। और अगर आप लोगों को फ्री में पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, या इससे पहले जितना भी क्लास हमने करवाया है किसी भी क्लास का, तो पीडीएफ कैसे मिलेगा? जो दोस्त हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, जो इस सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे, उसमें हम लास्ट में बताते हैं कि आप लोगों को कैसे फ्री में पीडीएफ मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों 25 क्वेश्चन का ये सीरीज होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको पूरे 24 घंटा में 20 से 22 मिनट देना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, ठीक है। बिहार पुलिस में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, हमने जो करवा रखा है 80% हमारे सेशन से फंसा है, ठीक है। और अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर देखिए, और सभी क्लास को देखने के बाद आपको एनालिसिस हो जाएगा कि ये बात सही है, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पर आते बिना लेट किए हुए, दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है? सवाना, पंपास, वेल्डस, प्रेरी। इसका राइट जवाब हो जाएगा वेल्डस। क्या हो जाएगा? वेल्डस, सही जवाब वेल्डस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी? 7वीं, 5वीं, दूसरी, तीसरी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति शुरू की गई थी। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें हरित क्रांति 1968 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1968 में शुरू हुई थी। पहले साल में 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन में से 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन में से 24 लाख हेक्टेयर जमीन में ज़्यादा उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया था। कितना में? 13 करोड़ में से 24 लाख हेक्टेयर 13 करोड़ हेक्टेयर में 24 लाख हेक्टेयर ज़मीन में अच्छी उपज वाली बीजों का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रयोग के सफल नतीजों को देखते हुए 1970 से 71 के बीच में 1.5 करोड़ हेक्टेयर में ऐसी खेती होने लगी। मतलब 13 करोड़ हेक्टेयर में पहली बार में उपयोग किया गया, इसका परीक्षण किया गया तो 24 लाख हेक्टेयर ज़मीन में, तो इसमें अच्छा खासा उपज हुआ, ठीक है। तो सेकेंड टाइम क्या हुआ 1968 के बाद? सेकेंड टाइम 1970 और 71 के बीच में क्या किया गया? 1.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में फिर हरित क्रांति के पद्धति पर सिद्धांत काम किया गया और खेतों में फसल लगाया गया, अच्छी उपज वाली बीज लगाई गई, खाद्य पदार्थ डाला गया, तो इसमें भी फिर अच्छी फसल उपज हुई, ठीक है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता होगा आप लोगों का हमारे साथ, इसीलिए आप लोगों को हमारे साथ लास्ट तक बना रहना है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, श्रेणी एक में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? ठीक है, नवरत्न कंपनियां श्रेणी एक में 55, 56, 49 या फिर 47। श्रेणी एक की अगर बात करें हम
तो ये 49 कंपनी है। श्रेणी 1 में 49 अर्थात 49 कंपनी है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारत में 14 नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं। कितना महारत्न कंपनियां? 14 है। ध्यान में रखना आप लोगों को, महारत्न कंपनी कितना है? 14 है। 24 कितना है? 24 कौन सा? नवरत्न कंपनियां। ठीक है, 24 नवरत्न कंपनियां है और 65 जो है वो मिनी रत्न कंपनियां है। ठीक है, 65 मिनी रत्न कंपनी, 24 नवरत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनियों में से 49 श्रेणी 1 में है। किसमें? देखिए मिनी रत्न में ही आता है। 65 कंपनी जो है इसको दो भाग में बांटा गया है, एक श्रेणी 1 में और एक श्रेणी 2 में। तो श्रेणी 1 में जो है 49 कंपनी आता है और श्रेणी 2 में 16 कंपनी आता है। कितना कंपनी? 16 कंपनी आता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रेणी 1 में, तो श्रेणी 1 में कितना कंपनी आता है? तो 49। अभी हमने आपको बताया कि श्रेणी 1 में, ठीक है, श्रेणी 1 में कितना कंपनी आता है? तो श्रेणी 1 में 49 कंपनी आता है और श्रेणी 2 में 16 कंपनी आता है। ये किसका भाग है? ये दोनों किसका भाग है? ये मिनी रत्न कंपनी का भाग है। और मिनी रत्न टोटल की बात करें तो वो 65। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता होगा आप लोगों का। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश, देशांतर, समान रेखाएं, साप्ताहिक रेखाएं। क्या कह रहा है? पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली। तो दोनों ध्रुव किसको छुएगा? देशांतर रेखा वही दोनों ध्रुव को छू सकता है। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया? देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत होता है? 21 जून को ग्रीष्मकाल। क्या पूछा गया? ग्रीष्मकाल। 21 जून को, 5 अगस्त को, 18 जुलाई को या 19 दिसंबर को? इसका राइट जवाब 21 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 जून। इस दिन क्या होता है दोस्तों? देखिए, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है 21 जून को। लंबा दिन भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हवा स्नो ईटर, क्या स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है? विस्टुल, चिनूक, लू, हर्टन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा चिनूक हवा। कौन सा हवा? चिनूक हवा। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, क्या होता है चिनूक हवा। देखिए, चिनूक हवा उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। ये कौन सी हवा? चिनूक हवा एक गर्म और शुष्क हवा है। यह हवा पहाड़ों से नीचे उतरते समय गर्म और शुष्क हो जाती है। जब पहाड़ से नीचे उतरती है तो गर्म और शुष्क हो जाती है, जिससे बर्फ तेजी से पिघल जाता है। इस कारण से इसे स्नो ईटर या हिमभक्षी, मतलब हिम का पिघलना, हिमभक्षी भी कहा जाता है। चिनूक हवा को हिमभक्षी, स्नो ईटर भी कहा जाता है। एक स्थल डमरू क्या है? एक स्थल डमरू क्या है? 2 भूभागों को अलग करने वाली जल निकाय, 2 जल निकाय को अलग करने वाली भूमि की संकरी पट्टी, भूमि में जल निकाय का गहरा प्रवेश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा 2 जल निकायों को अलग करने वाली भूमि की संकरी पट्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? संकरी पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है। 8 नंबर में क्या पूछा गया? भारत मानक समय तथा ग्रीनविच मानक समय के बीच कितना का अंतर है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच कितना का अंतर है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए है 7 घंटा 30 मिनट, या 6 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, कितना घंटा? 5 घंटा 30 मिनट। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय और भारतीय मानक समय के बीच 5 घंटा 30, मतलब 5.5 घंटा का अंतर है। श्रेणी 2 में कितनी नवरत्न कंपनी है? अभी हमने बताया था दोस्तों आप लोगों को कि टोटल कितना कंपनी है?
65 को 2 भाग में बांटा गया, पहला को 49 और दूसरा को 16 कंपनी के बीच में। तो श्रेणी 1 पहला वाला होता है, दूसरा वाला श्रेणी 2 होता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, मिनी नवरत्न कंपनी को 2 श्रेणी में बांटा गया, ये बात को याद रखना है। तो इसका राइट जवाब 16 हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है काल्पनिक रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भारतीय मानक रेखा। इसका राइट जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, गंगा, महानदी, गोदावरी। तो ये हो जाएगा नर्मदा, जो पश्चिम की ओर बहती है। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। कह रहा नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है, ठीक है, भारत में 5वीं व पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 5वीं नदी है ये, जो पश्चिम दिशा में बहती है। यह मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती भी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, 3 राज्य में। कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के, कहाँ से? अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है। फिर 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच में 30 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक विभाजक माना जाता है। ठीक, 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से। पृथ्वी को लंबवत समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश, लंबवत, क्या? ध्यान से देखिए, शब्द को पहचानिए। काल्पनिक रेखा जो लंबवत समानांतर घेराव करने वाली होती है, वो क्या कहलाती है? अक्षांश, देशांतर, समान रेखा, साप्ताहिक रेखा। अक्षांश कहलाती है जो समान घेराव करती है और समानांतर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में से तीनों अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, कहाँ से? अफ्रीका से। 14 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का भौगोलिक केंद्र कहा जाता है? भारत का भौगोलिक केंद्र कहा जाता है। किस शहर को भारत का भौगोलिक केंद्र के नाम से जाना जाता है? ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली। किस शहर को भौगोलिक केंद्र कहा जाता है ये? तो ये हो जाएगा नागपुर को। किसको? नागपुर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा सतत विकास था? 10वीं, 12वीं, 7वीं, 11वीं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 2007 से 2012 तक। ठीक है, इसी में क्या था कि मुख्य लक्ष्य रखा गया था कि अधिक समावेशी हो, टिकाऊ हो और विकास हासिल अधिक तीव्र गति से हो। 16 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में कितनी CPSU केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र
उपक्रम नवरत्न कंपनियां हैं। CPSU के तहत कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? 16, 14, 18, 21। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 14 नवरत्न कंपनियां हैं CPSU के तहत, अकॉर्डिंग टू CPSU। ठीक, अब वो कौन कौन कंपनी है और ये CPSU होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, नवरत्न कंपनी वे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSU है जिन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष मानदंडों के आधार पर यह दर्जा दिया गया है कि ये कंपनियां बिना किसी विशेष, यहाँ देखिए इस बात को देखिए ध्यान से, बिना किसी विशेष सरकारी अनुमति के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है। मतलब इस CPSU के अंतर्गत जो कंपनी नहीं है वो बिना सरकार के निर्देश के बगैर 1000 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं कर सकती है। लेकिन जो कंपनी इसके अंतर्गत आती है वो बिना किसी सरकारी अनुमति के भी 1000 करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकती है। राइट, तो वो 14 कंपनी कौन कौन है यहाँ देख लीजिए। शॉर्ट में हम आप लोगों को फास्ट में बता देते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसी तरह का दोस्तों 14 कंपनी दिया हुआ है आप लोगों को, PDF में मिल जाएगा। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके ये ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में, मोरॉन एक प्रकार की भू अपवहन इकाई है जो किसके कारण होती है? हिमनद, वायु, नदी का पानी, भूगर्भीय जल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हिमनद। क्या हो जाएगा? हिमनद। मोरॉन का अर्थ होता है दोस्तों मतलब हिमनद, जो हिमालय से नदी बनती है। ठीक, हिमनद मतलब बर्फ से नदी बनती है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। तो ये इसका राइट जवाब भी नर्मदा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। फिर एक बार नर्मदा के बारे में देख लेते हैं। वही बात, नर्मदा यह मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बहने वाली, महाराष्ट्र में भी ये बहती है। इसकी ये प्रमुख नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मेकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। ठीक है, और पश्चिम दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, फास्ट में चलते हैं। 19 नंबर में, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तापी, गंगा, गोदावरी, लूनी। तो अंतर्देशीय, देखिए यहाँ पर क्या शब्द दिया हुआ? अंतर्देशीय। तो ये शब्द को आप लोगों को रटना नहीं है दोस्तों। GKGS रटने का चीज नहीं, इसको समझने का चीज है। अगर आप लोग समझ जाइएगा तो फिर कभी भी नहीं भूलिएगा। अंतर्देशीय का मतलब होता है कि ऐसा मतलब नदी जो हमारे देश के अंदर ही उत्पन्न होती है और हमारे देश के अंदर ही वो मिल जाती है, वो किसी सागर में, महासागर में नहीं जा करके मिलती है। ठीक है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी इस ऑप्शन के अनुसार से? लूनी नदी हो जाएगी। एक नदी और है जो अंतर्देशीय है, देखिए लूनी नदी है। ये कहाँ से उत्पन्न होती है? देखिए यह नदी अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ से? अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ मतलब गुजरात में, कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है, रेगिस्तान में जाकर के समाप्त हो जाती है। एक और है घग्गर नदी, जो ये भी आपको अंतर्देशीय नदी है। इसके बारे में भी देख लेते हैं, घग्गर नदी के बारे में। देखिए यह नदी हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपको, ये कहाँ से निकली? हिमालय से निकली और राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र में जाकर के ये विलुप्त हो गई। और अंतर्देशीय कंपनी का अंतर्देशीय जल निकास का मतलब है कि नदियों का पानी समुद्र या महासागर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि किसी झील, दलदल या मैदान में ही जाकर के ये रह जाता है। किसमें किसमें? झील, दलदल या मैदान में, और देश से बाहर नहीं जाता। तो उसी को अंतर्देशीय नदी कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 23.5 डिग्री दक्षिण कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर मकर रेखा, 66 डिग्री उत्तर अटलांटिक वृत्त। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण मकर रेखा। क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए ध्यान से। 21 नंबर का क्वेश्चन में है,
निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? लाल सागर, काला सागर, मृत सागर, अरब सागर। तो मृत सागर, डेड सी का खारापन, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। और नमक की मात्रा की अगर बता दें आप लोगों को, इसमें नमक की मात्रा कितना है? 33.7% है, जो सामान्य समुद्र की लवणता से बहुत अधिक है। सामान्य समुद्र में जो लवणता होती है उससे ये कई ज़्यादा गुना है। और इसी में अगर आप लोग जाइएगा इस नदी के ऊपर में, तो आप लोग डूबिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि लवणता इतना है कि आप लोगों को इसमें ग्रेविटी आप लोग का कम हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग इसमें ऊपर में ही तैरते रहिएगा, ठीक है। डेड सी में व्यक्ति या कोई भी चीज जो है एक क्षमता के अनुसार वहां पर नहीं डूबता। डेड वैली किस देश में स्थित है? डेड वैली ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में डेड वैली स्थित है। डेड वैली है क्या, देख लेते हैं। डेड वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, विशेष रूप से पूर्वी कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। यह मोजावे रेगिस्तान में स्थित है और उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला शुष्क और गर्म स्थान है। डेड वैली क्या है? ये एक शुष्क और गर्म स्थान है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में और उसमें भी रेगिस्तान एरिया में ये स्थित है, ठीक है। याद रहेगा, पूरे एग्जैक्ट पॉइंट आप लोगों को बताते जाते हैं। अगर नए हैं तो बार बार आप लोगों से विनती करने, प्लीज़ आप लोग से यही सिर्फ एक विनती रहता है हमारा कि आप लोग बस एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए 23 नंबर में क्या पूछा गया? पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किसके कारण होता है? दिन और रात का चक्र पृथ्वी का घूर्णन के कारण, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन तथा रात होता है। पृथ्वी का घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून या 23 सितंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और सबसे बड़ा दिन 25 दिसंबर को, ठीक। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? लेगून, अवसादी, ज्वालामुखीय झील, कास्ट झील। तो ये ज्वालामुखीय झील बनती है। दोस्तों 25 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोगों को फ्री में इस क्लास का या किसी भी क्लास का हमारा जीके जीएस का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाकर के इस लिंक को टाइप कीजिए, वहाँ पे हमें फॉलो करके कमेंट में बताइए कि कौन सा क्लास का कौन सा सेशन का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए। हम वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से सेशन के साथ, ठीक है। थैंक यू।